Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, इस समय आप लोग घर पर हैं। कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहिए और इस कीमती समय का अधिक से अधिक पढ़ाई में यूटिलाइज करिए, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइटनेस हो। तो बेटा, आप जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th का ये 3rd चैप्टर पॉवर्टी है चैलेंज जो कंटिन्यूस चल रहा है। आज आपका 4th वीडियो है। तो सभी वीडियो बनाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो बराबर आपको सेंट्रलाइज्ड रहे और आपको पुनः रिवाइज करते हुए मैं पीछे बना चुका हूँ वीडियो, एक तरह से पुनः से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ओवरव्यू में बेटा, आप लोगों ने देखा कि जो भी इंडिया की जो भी फेस कर रहा है चैलेंज पॉवर्टी, इसको कैसे इरेज करने के लिए जो भी सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना क्या विचार रखा और इसको कहाँ हद तक वो इरेज करने में सफल हुए, या अभी क्या इसमें कुछ कमियां रह गई हैं जो कि एक चैलेंज के रूप में हमें यहाँ फेस करना पड़ता है। तो पॉवर्टी को एक आयाम के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ये किसी एक फैक्टर से इम्पैक्टेड नहीं होता, बल्कि इसको प्रभावित करने के लिए कई फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो इसको मेज़रमेंट करने के लिए जो भी सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट रखा है और उदाहरण देते हुए पॉवर्टी लाइन को एक क्राइटेरिया बनाया जो अर्बन के लिए, रूरल के लिए अलग अलग है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये भी देखें कि रूरल का जो पॉवर्टी लेवल है या कैसा है, या अर्बन का, वो भी कई डिफरेंट हैं। क्योंकि रूरल में जो होते हैं लैंडलेस लेबरर होते हैं अधिकतर, और उनकी जो भी लिविंग कंडीशन होती है या जहाँ रहते हैं वो घर जहाँ पर होता है वह बहुत भी दयनीय स्थिति में होते हैं। और अगर बात करें अर्बन एरिया के, तो ये जो पुअर होते हैं वह शहर से किनारे कहीं वो झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करते हैं। एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स आर चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास, दे कुड आल्सो बी बेगर विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। और अदर पुअर को देखना है तो आप जो भी बेगर हैं, भीख मांगने वाले हैं, वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के फटे चिथड़े कपड़े में वो उसी ढंग से अपना भिक्षा ग्रहण करके ही जीवन यापन करते हैं। तो पॉवर्टी को कई आयामों के द्वारा ही मेजरमेंट किया जाता है, कई फैक्टर होते हैं। और पुअर पर्सन के लिए समझना आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल ये क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का वह एक फैक्टर से नहीं प्रभावित होता, बल्कि इसके मल्टी डायमेंशनल जो भी फैक्टर हैं उसके थ्रू ही इसको इरेज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर अगर देखें किसी नेशन के बारे में या इकोनॉमी के बारे में देखें, तो मोस्टली इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो अर्बन केस में और रूरल केस में जो भी पॉवर्टी लेवल है, यानी जो भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा, वह रूरल के लिए और अर्बन के लिए कैलोरी की क्वांटिटी में, और अगर उसको प्राइस में अगर क्वांटिटी में मेजरमेंट करें तो डिफ़र है। क्योंकि रूरल में जो कैलोरी का जो मेजरमेंट किया गया है क्राइटेरिया, वह 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे है। और अर्बन की बात करें तो पर पर्सन पर डे जो भी कैलोरी की क्वांटिटी है वह 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे है। लेकिन अगर यही उसकी कैलोरी की क्वांटिटी को अगर हम रुपीज़ में मेज़रमेंट करें तो रूरल के केस में 816 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ आता है, और अर्बन के केस में अगर उसको केयर करें तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ इसका पूरा क्राइटेरिया आता है। कहने का मतलब ये है बेटा, इसको सीधे शब्दों में समझिए कि
क्वांटिटी के रूप में जो भी हम पॉवर्टी के मल्टी डायमेंशनल को समझते हैं, चाहे एजुकेशन हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि मल्टी डायमेंशनल मीन्स कई पहलुओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। जैसे अगर एजुकेशन में हम लोगों को लेवल सही नहीं मिलता है और हेल्थ पर अच्छा जो है हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है, हेल्थ अगर केयर करने में हम लोग निर्बल हो जाते हैं, या बात करें तो मकान छत जो है पक्की मकान ना हो, कपड़े हम लोग पर पर्सन क्लॉथ अगर उनको ना मिले, और स्वच्छता सैनिटेशन ना हो, और वाटर सप्लाई ना मिले, फ्यूल ना मिले, लाइट ना मिले, तो ये सब जो होता है ये सब ही पूरा मिलजुल कर ही एक पॉवर्टी को मेज़रमेंट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया। तो एक भोजन के द्वारा, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके द्वारा पॉवर्टी मेजरमेंट की जाती है, या तो उसको रुपीज़ में हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो रुपीज़ में तो जो है वह रूरल के लिए 816 रुपये पर मंथ है, पर पर्सन पर मंथ है, और 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ अर्बन एरिया में है। और इसी को अगर कैलोरी में देखें कि पॉवर्टी को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो वह न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है, यानी जो भी पोषक तत्व है कैसे जो मिलना चाहिए, नहीं तो उतनी ऊर्जा व्यक्ति की काम करने में या जो भी मेंटली वर्क है उतने करने में खप जाती है। तो वो जो है रूरल के केस में 2400 कैलोरी है, और अर्बन के केस में 2100 कैलोरी है। तो दो केस के द्वारा ही पॉवर्टी का मेजरमेंट किया जाता है। अच्छा, ये इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में है। अगर आउट अब्रॉड जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री की हम कैसे पॉवर्टी मेजरमेंट करेंगे, तो वह उसके लिए जो डॉलर में मेजरमेंट होता है वह है 1 मिनट, वो आपको 1.90 पर पर्सन पर डे। ये डेटा जो है आपको 2011 की है टोटली जो डेटा है, क्योंकि जो भी सेंसस होता है या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी SSO जो भी मेजरमेंट करता है वो पॉवर्टी का मेजरमेंट करता है। ठीक है, SSO पॉवर्टी का मेजरमेंट करता है, CSO नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता है। तो ये सब जो भी मेजरमेंट होता है वो डिफर टाइम में डिफर कंट्री के लिए डिफर हो जाता है। ठीक है, तो अब 2021 आएगा उसके लिए एक जो भी पॉवर्टी का जो भी मेजरमेंट या उसकी लाइन बनेगी वो अर्बन केस के लिए, रूरल केस के लिए इंडियन इकोनॉमी में अलग होगी, या अगर डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ के लिए जो होगा वो डिफर होगा। तो ये एवरी 10 ईयर में ये मेजरमेंट के लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो अब जितने मेंबर होंगे उतने के मल्टीप्लाई करके हम एक पॉवर्टी लेवल को उतना हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे बेटा कल का हो गया था, ठीक है, तो 3 तरह के पॉवर्टी मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जैसे इंडियन क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ का जो पॉवर्टी मेजरमेंट होता है, यानी जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि 2 तरह का है। एक कैलोरी के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है, एक मनी में यानी रुपीज़ में या प्राइस में। अगर वही क्वांटिटी को लेते हैं जितना कि उनके मल्टी डायमेंशनल जो भी फैक्टर होते हैं या जो भी उसके बेसिक नीड्स होते हैं जो कि जीवन यापन करने के लिए पुअर फैमिली के लिए बहुत इसेंशियल होता है, उससे वो वंचित नहीं हो सकते हैं, तो उनकी जो भी मार्केट प्राइस होती है उसको कैलकुलेट करके ही यहाँ दिखाया गया है रुपीज़ में। तो 816 रुपीज़ रूरल में और 1000 रुपीज़ अर्बन केस में पॉवर्टी को मेजरमेंट के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है। और कैलोरी में 2400 रूरल एरिया में और 2100 अर्बन एरिया में कैलोरी बहुत इसेंशियल है वर्क करने के लिए। इतनी ऊर्जा नहीं मिलती तो वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब स्टोरी पाते हैं अर्बन केस पर।
और रूरल के इस पर चलता है, थोड़ा रनिंग में चलेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब बन चुका है कि कैलोरी के थ्रू और मनी के थ्रू कैसे हम पावर्टी लाइन को मेजरमेंट करते हैं, कि कौन से व्यक्ति इस पावर्टी लाइन के बेलो हैं, कौन से व्यक्ति पावर्टी लाइन के एबव हैं। ठीक है, तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, और इंडियन इकोनॉमी पर ही यह चर्चा होगी, क्योंकि अपना देश जो है कैसे फेस कर रहा है पावर्टी को, कैसे चैलेंज के रूप में मान रहा है, तो अर्बन केस पर और रूरल केस पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो टाइपिकल केसेस ऑफ पावर्टी को दिखाया गया है, शो किया गया है। अर्बन केस में कह रहा है कि कितने फैमिली मेम्बर हैं दिखाएगा, कौन कौन से व्यक्ति अर्निंग करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, यानी अभी वो रोजगार के एज में है ही नहीं, तो उनकी अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन क्या वो पावर्टी लाइन के एबव हैं या अंडर हैं, यही देखना है। तो चलते हैं अर्बन केस में, देखते हैं। 33 ईयर्स ओल्ड राम शरण वर्क्स एज ए डेली वेज लेबर इन वीट फ्ल्यूर मिल नियर रांची इन झारखंड के रांची के नज़दीक एक फ्ल्यूर मिल में, जो कि वीट का है, वह एक डेली वेज लेबरर के रूप में काम करता है। He managed to earn 1,500 rupees a month when he finds employment, which is not often. जब भी वो रोजगार पाया था, वह तब उस समय उसकी आय कितनी अराउंड थी, 1,500 रुपीज़ की थी, लेकिन वह इतने में ही मैनेज कर पाना उसके लिए, परिवार के लिए संभव नहीं था, यानी इतनी कम इनकम में पूरे परिवार को चलाना उसके लिए बहुत दुर्लभ था। The money is not enough to sustain his family of 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 year to 6 months से बच्चे से लेकर 12 ईयर तक जो उनके 4 चिल्ड्रेन हैं, और जो कपल हैं, यानी वाइफ और हस्बैंड को लेकर के उतने में ही इनका जीवन यापन करना संभव नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी उनकी जो वाइफ हैं या उनका जो बड़ा लड़का है वो भी अर्निंग करता है, उनकी भी इनकम जुड़ती है, वो आगे बताता है। तो चलते हैं। He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance. इसके अलावा अपने पिताजी को भी ये गांव में जो उनके पिताजी रहते हैं, यानी रामगढ़ के नज़दीक उनके पिताजी रहते हैं गांव में। यानी देखो, राम शरण अपनी फैमिली को लेकर के, यानी वाइफ और अपने चारों बच्चों को लेकर के, वो तो झारखंड के रांची में काम करने गया, तो वहाँ पर उसको फ्लूर मिल पर काम मिल जाता है करने के लिए, लेकिन उसकी इनकम बहुत कम है, उतने परिवार में जीवन यापन नहीं कर पाता। तो इसके अलावा उसको अपने पिताजी को भी गांव में पैसा भेजना पड़ता है, और जो कि रामगढ़ में उनके पिताजी गांव में रहते हैं, और उनके पिताजी एक लैंडलेस लेबरर हैं, इसलिए कभी कभी अगर उनको वर्क नहीं मिलता या वो ओवर एज हैं, वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए अपने बेटे पर ही डिपेंडेड हैं। और उनका अंकल, यानी कि राम शरण के अंकल, यानी कि उनके पिताजी के भाई जो his father a landless laborer depends on Ram Saran and his brother who lives in हजारीबाग। अच्छा, उनका भाई, उनके भाई अंकल नहीं हैं, बल्कि राम शरण के ही भाई हैं, जो हजारीबाग में अपनी जीविका यापन के लिए वहाँ गए हैं, वो वहाँ हजारीबाग में ही अपना जीविका यापन कर लेते हैं, यानी वो डिपेंडेंट नहीं है। राम शरण lives in a one room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city। और राम शरण की बात करें, जो अर्बन एरिया में अपने फैमिली को लेकर गया है, यानी अपने दोनों कपल गए हैं और अपने 7 बच्चों को भी ले गए हैं, तो वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए सिटी के क्राउडेड बस्ती में, जो कि एक सिटी के आउटसाइड है, वहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। इट इज़ ए टेम्प्रेरी सैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, जो कि एक झोपड़पट्टी ही है, और बस दीवार ईंट के बने हुए हैं, बाकी जो खपड़े वपड़े रखे जाते हैं खपरेल, उसी की तरह बना हुआ एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। और ये भी झोपड़पट्टी एक सिटी से आउटसाइड, यानी एकदम किनारे में, जहाँ पुअर बस्ती रहती है, वहाँ ही सिचुएटेड है। His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and managed to earn another 800। तो उसकी जो वाइफ पत्नी है संता देवी हैं, वो पार्ट टाइम वर्क घर में नौकरानी के रूप में करती हैं और 800 रुपये को मैनेज करती हैं।
They manage a meager meal of dal and rice twice a day. तो दिन भर के लिए कम से कम दाल और चावल ही मैनेज कर पाते हैं इतने कम इनकम में. बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम. लेकिन पर्याप्त भोजन कभी वो नहीं किए. His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another 300 rupees. उसका बड़ा लड़का जो है एक चाय की दुकान पर हेल्पर के रूप में काम करता है और अपने फैमिली इनकम में वह 300 रुपये वो सप्लीमेंट करता है. While his 10-year daughter takes care of the younger sibling. अपने नौजवान भाई बहन को उसकी छोटी जो भी डॉटर थी रामचरण की पुत्री थी वो संभालती थी. नॉन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. कोई भी स्कूल बच्चे उनके नहीं जाते थे क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे. दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथेस ईच. उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे और उत्तरोत्तर बड़े लड़के से छोटे बच्चे तक वही पहनते थे. New one are bought only when the old cloth has become unwearable. जब ओल्ड क्लॉथ अनवेरेबल हो जाता है बिना पहनने योग्य नहीं रह जाता तभी कुछ नया कपड़े आते थे. यानी एकदम पतले फटे चिटे जब हो जाया करते थे कपड़े तब नया कपड़ा तभी आता था. नहीं तो पुराने कपड़े ही बड़े भाई से लेकर छोटे भाई तक जब छोटे कपड़े हो जाते हैं बेटा तो छोटे भाइयों को दे दिया जाता था. New ones are bought only when the old cloth has become unwearable. तो नया तभी आता था जब कपड़े या तो फट जाते थे या छोटे हो जाते थे. शूज आर ए लग्जरी. शूज घर में ही आ जाना बहुत खुशी की बात होती थी और उनके लिए वही लग्जरी लगता था. द यंगर किड्स आर अंडर न्यूरिश्ड. और इतने कम इनकम में वो कुपोषण का भी शिकार हो रहे थे क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी इतने मिनिमम सैलरी से. दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इन. जब वो बीमार पड़ जाते थे तो उनके लिए हेल्थ केयर तक पहुंच नहीं हो पाती थी. अगर रूरल केस की बात करें तो लखा सिंह है. लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश. लखा सिंह की अगर यहाँ केस चल रहा है पॉवर्टी का तो यहाँ देखेंगे कि लखा सिंह की फैमिली कहाँ है और कैसे वो पॉवर्टी से फेस कर रही है. लखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश. हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड. लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के नज़दीक रहने वाला एक छोटे गांव में रहने वाला व्यक्ति है जिसकी फैमिली के पास यानी उसके पास कोई लैंड नहीं था. सो दे डू ऑड जॉब फॉर द बिग फार्मर्स. इसलिए वो फुटकर वर्क के लिए यानी कोई छुटपुट वर्क के लिए बिग फार्मर के पास ही काम करने के लिए काम करते थे. वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम. वर्क जो था वह क्या था वह निश्चित नहीं था यानी वो अस्थिर था कभी मिलता कभी न मिलता. एंड सो इनकम इज वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम. जैसा वर्क था वैसे वो काम भी उनको आय भी मिलती थी. एट टाइम्स दे गेट पेड 50 रुपीज़ फॉर ए हार्ड डेज वर्क. जिस समय वो बिग फार्मर की वर्क करते थे इरेटिक वर्क पर ऑड जॉब पर उनके लिए 50 रुपीज़ ही हार्ड वर्क करने के बाद पूरे दिन के बाद 50 रुपीज़ दिया जाता था. बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे. पूरे दिन फार्म पर काम करने के बाद या तो उनको 50 रुपीज़ हार्ड डे वर्क पर के लिए दिया जाता था या उसके स्थान पर अगर उनको अनाज के रूप में दिया जाता था तो व्हीट और दाल या वेजिटेबल ही दिया जाता था. यानी पूरे दिन अगर हार्ड वर्क करते थे टॉयलिंग यानी कि पूरा परिश्रम करते थे फार्म पर
थ्रू द डे, तो उन्हें 50 रुपीज़ या तो हार्ड डे वर्क के लिए दिया जाता था, या उनको वीट, दाल या वेजिटेबल उनको फिजिकल क्वांटिटी में दे दिया जाता था। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील ए डे। 8 फैमिली मेम्बर का ये परिवार जो लखा सिंह का है, 2 स्क्वायर मील यानी कि पूरे भरपेट भोजन के लिए, पूरे दिन के भोजन के लिए भी मैनेज नहीं कर पाते थे वो, यानी 2 टाइम की भोजन सुबह शाम भी मैनेज नहीं कर पाते थे। लखा लिव से कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, गांव के एकदम सरहद यानी किनारे पर उनका जो हट है यानी झोपड़ी है, वह कच्चा जो झोपड़ी है वो बना हुआ है और उसी में लोग रहते थे। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायर वुड इन द फील्ड। वीमेन जो कि चारा और जानवरों के लिए कलेक्ट करती थी और फिर उसको चॉपिंग करती थी फोडर को, और इसी को जो है पूरे दिन इकट्ठा करने में ही लगी रहती थी। और चूल्हा भोजन बनाने के लिए, चूल्हे के लिए जो भी लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था थी वो फायरवुड के लिए अरेंजमेंट करती थी। हिज फादर टीबी पेशेंट, लखा सिंह के जो फादर थे वो टीबी पेशेंट थे। पास्ट अवे 2 years एगो ड्यू टू लेक ऑफ मेडिटेशन। वो लोग इतने गरीब थे कि उनकी दवाई नहीं कर पाए और 2 साल पहले ही वो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिसीज एंड लाइफ इज स्लोली ईबिंग अवे। उनकी माता जी भी टीबी की पेशेंट बन जाती हैं और इस सेम डिसीज से फेस कर रही हैं। धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर, काल कवलित की ओर आगे बढ़ रही हैं। ऑल दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, यद्यपि विलेज में प्राइमरी स्कूल है, लखा नेवर वेंट देयर। लखा जब छोटा था तो कभी नहीं गया और अपने बच्चों को भी नहीं ले जा पाया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। वह जब 10 साल का ही था तो वह कमाई करने लगा, यानी अर्निंग करने लगा, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। नाउ क्लासेस हैपनिंग वंस इन अ फ्यू ईयर, न्यू क्लासेस हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर। नया क्लास अगर उनके लिए कभी हैपन होता था, यानी इस प्रकार से साल में कभी नया क्लास आ जाना उनके लिए एक घटना के रूप में थी, यानी एक इवेंट था हैपन होना। यानी कभी कभी नए साल कुछ सालों में नए क्लासेस का उनके लिए हो जाना ही बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ था। इवन सोप एंड आयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली। इसके अलावा सॉप और आयल उनको मिल जाना कभी कभार तो उनके लिए एक लग्जरी लाइफ था, यानी एक रिचेस्ट पर्सन की तरह वो कभी फील करते थे। लग्जरी लाइफ मीन्स जैसे पॉवर्टी लाइन के एबव जो पर्सन यूज करते हैं, अगर वो कभी यूज कर लिए नए कपड़ा, नए जूता या ऑयल या सोप, तो वो उनके समतुल्य समझने लगते हैं कि मैं भी एक धनी बन रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ कभी कभार ही उनको नसीब हुआ करती थी। तो बेटा ये आपका दोनों स्टोरी आज यहाँ फिनिश होता है। स्टडी द एबव केस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी। देखिए जो इशू यहाँ दिखाया गया है जो पॉवर्टी के ही रिलेटेड हैं, इससे संबंधित हैं। लैंडलेसनेस, अगर भूमिहीन युक्त अगर कोई बना रहता है तो ये भी एक पॉवर्टी कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। साइज ऑफ फैमिली अगर अधिक हो जाता है और लोग कम अर्निंग करते तो भी एक पॉवर्टी का कारण बनता है। इलिटरेसी, अशिक्षित है तो है ही कारण पॉवर्टी का। पुअर हेल्थ होता है, मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है तो भी कुपोषण होने से कैलोरी उतना नहीं मिल रही तो हार्डवर्क कराओगे तो कैसे करेगा, तो भी लोग वो धीरे धीरे वो काल कवलित होने लगते हैं, यानी उनकी हेल्थ स्टेटस धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है और धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। तो पुअर हेल्थ नहीं होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए। चाइल्ड लेबर, अगर कम एज में ही बच्चे को लेबर वर्क कराया जाता है, उनको शिक्षा ध्यान नहीं दिया जाता तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक विशेष सर्कल में फंस जाएंगे, यानी एक जो भी गरीबी का दुष्चक्र होगा उसमें फंस जाएंगे और वो डेवलपमेंट आगे नहीं कर पाएंगे, यानी वो पुअर फैमिली में ही से ही एसोसिएटेड हो जाएंगे। हेल्पलेसनेस, असहाय अगर कोई है तो उसको और असहाय बना दो, यानी उसको अगर सोसाइटी, ऊंची सोसाइटी से निकाल करके उसको हे दृष्टि से देखो और उसको बाहर कर दो, जाओ भाई तुम पुअर फैमिली से के एरिया में ही रहो, तो ये भी एक असहायता है जिसको वल्नरेबिलिटी के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आगे।
कि क्या होता है वल्नरेबिलिटी। तो ये सब देखना है कि ये सब जो भी कारक हैं ये पॉवर्टी को बनाए रखने के लिए ही, कंटेन करने के लिए ही जिम्मेदार हैं। तो ये सब भी स्टडी करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं ये सब कैसा कारक है। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि लैंडलेसनेस होने से, अनएम्प्लॉयमेंट होने से, फैमिली के साइज बड़े होने से, इलिटरेट होने से, पुअर हेल्थ यानी माल न्यूट्रिशन पर हम फोकस न करने से, चाइल्ड लेबर को एजुकेशन न प्रोवाइड करके बल्कि उसको हार्ड वर्क कराया जाता है, तो इससे कैसे विकास कहाँ रुक जाता है और पॉवर्टी कैसे रेजिंग करती है कंट्री में। चलिए कोई बात नहीं, आज यहाँ तक बस, क्योंकि आपका जो ये दोनों स्टोरी था यहाँ फिनिश होता है और ये आपका जो भी टाइमिंग हो रहा है वीडियो बन रहा है ये भी बहुत बड़ा बन जा रहा है। तो चलिए बेटा यहाँ तक पढ़िए और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बनाते चलिए चैप्टर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।